नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका चुनाव पर सबसे बड़े शो चुनाव इंडिया का में। 25 साल बाद, लगभग 24-25 साल बाद आज देश की राजनीति में वो तस्वीर देखने को मिली जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैनपुरी में गठबंधन की रैली में बीएसपी अध्यक्ष मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर नजर आए। इस दौरान मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे, लेकिन बड़ा सवाल, क्या कल तक पराए मोदी को हराने के लिए साथ आए हैं? क्या मोदी के खिलाफ 25 साल पुराने दुश्मन साथ आए या जमीन बचाने के लिए माया ने भुला दिया है गेस्ट हाउस कांड? ऐसे में एक और सवाल यह भी उठता है कि क्या मोदी शाह को रोक पाएगा अवसरवाद का ये गठबंधन? ये आरोप लग रहे हैं। जी हां, तो मैनपुर में आज जो तस्वीर बनी है मैनपुरी में, उसे 2019 के चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी या सबसे दिलचस्प तस्वीर भी आप कह सकते हैं। करीब 24-25 साल बाद मुलायम सिंह यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती एक चुनावी मंच पर साथ दिखे। आज मैनपुरी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे। 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी माया और मुलायम एक मंच पर साथ नहीं आए थे। मैनपुरी में गेस्ट हाउस कांड के बाद यह पहला मौका था जब दोनों दिग्गज एक मंच पर दिखाई दिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 1995 की और उसके 24-25 साल बाद आज की तस्वीर आप देखिए। इस दौरान कितना कुछ बदल चुका है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी और बाकी विरोधी दल सपा बसपा गठबंधन पर लगा रहे हैं, वो ये लगा रहे हैं कि ये अवसरवाद का गठबंधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महा मिलावट करार दे चुके हैं। ऐसे में क्या मोदी को रोक पाएंगे? ये सियासी तस्वीर आज की क्या मोदी को रोक पाने में सफल साबित होगी? ये सबसे बड़ा सवाल। और इस दौरान मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि मुलायम ही पिछड़े वर्गों के असली नेता हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ फर्जी पिछड़े वर्ग के नेता नहीं हैं। मायावती ने कहा कि इस बार चौकीदार की नाटकबाजी और जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। चलिए, राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आज सियासी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, मुझे लग रहा है ये 2019 के महासंग्राम की सबसे दिलचस्प तस्वीर है। तलखियां भुलाकर, दुश्मनी भुलाकर मोदी जी को रोकने के लिए दो धुर विरोधी दुश्मन सामने आज आए हैं। और पहले तो पार्टियों का गठबंधन हुआ, लेकिन कयास ये लग रहे थे कि माया और मुलायम मिलेंगे या नहीं, एक साथ मन साझा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरें हमारे सामने हैं। और देखिए, सबसे पहला हमला बीजेपी पर, कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो झूठे पिछड़े वर्ग से आते हैं। देखिए, आपने इस बात से एक बात का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज देश में क्या स्थान है। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए राजनीतिक पार्टियों के सर्वाइवल खतरे में पड़ गए हैं। ऐसी कल्पना भी नहीं की गई थी कभी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक दूसरे के धुर विरोधी का मतलब ये है कि मायावती जी ये कहा करती थी कि मुलायम सिंह जी की पार्टी के अंदर अगर कोई कार्यकर्ता है तो केवल गुंडा हो सकता है। उधर से मुलायम सिंह यादव जी का भी यही आरोप मायावती जी को लेकर के होता था। अब दोनों एक ही मंच पर आ गए हैं। वो अलग बात है कि मुलायम सिंह यादव जी के जेस्चर थोड़े ऐसे नहीं लगे जिसमें ये महसूस हो रहा हो कि वो दिल नहीं। उन्होंने कहा कि वो एहसानमंद हैं, मायावती का एहसान है कि वो यहाँ पर आई हैं। मैंने आपसे कहा कि कई तस्वीरें बोलती हैं। अगर आप उस मंच पे तस्वीर देखेंगे तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी काफी परेशान थे कि ये शायद दौर निकल जाए, जो मंच का दौर है जल्दी निकल जाए। आप देखिए, अगर आपके सामने शायद टीवी पे चल रही हैं ये तस्वीरें, मुलायम सिंह यादव जी का बिल्कुल भी मुझे कहीं से भी इंटरेस्ट नजर नहीं आया कि वो इस मंच पर आते हैं। खैर, वो एक उनका अलग सब्जेक्ट है, उनका नहीं, इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। अब हमारे साथ अनिल आनंद भी हैं। अनिल जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, स्वागत है आपका। जेस्चर क्या, जैसे जेटली जी बता रहे हैं कि जेस्चर क्या अनकंफर्टेबल लगा आपको
मुलायम सिंह यादव का? मुझे वो शेर की एक लाइन याद आ रही है, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब जेटली जी अपना दिल बहला रहे हैं तो अच्छा, ऐसी कोई चीज नजर आई नहीं। हाँ, ये एक मुश्किल गठबंधन था और उससे भी ज्यादा मुश्किल ये था कि मुलायम सिंह यादव और मायावती जी को एक स्टेज पे लाना। तो मुझे लगता है क्रेडिट जाता है इस चीज का अखिलेश को कि उन्होंने बीच बचाव करके कुछ ऐसा एक सिनेरियो रचा के दोनों आ गए और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी की। अब दिल से कितने हैं नहीं कितने हैं, लेकिन ऑप्टिक्स के लिहाज से ये बहुत बड़ा आज की तस्वीर थी। ये वर्कर्स के लिए, दोनों पार्टी के वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज जाएगा। जहां कहीं मनमुटाव होगा भी, अलग कहा जाता है और होता भी है। नेताओं के अलायंसेस पार्टियों के बीच में हो जाते हैं और नेताओं तक सीमित रह जाते हैं, नीचे जाते नहीं हैं। लेकिन आज का ये ऑप्टिक्स जो है, जो तस्वीर जो है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कमियां अगर रही होंगी, मनमुटाव कहीं वर्कर्स में होगा, तो उसको सीमेंट करने में, उनको मजबूत करने में, तो उनको नजदीक लाने में काम करेगा। ठीक है सर, रोली तिवारी मिश्रा हमारे साथ जुड़ जी है। रोली तिवारी मिश्रा, कयास तो शुरू से ही लग रहे थे, खबर हमारे पास पहले से ही थी कि दोनों मंच साझा करेंगे, लेकिन ना नुकुर बहुत चल रहा था, एकदम स्पष्टता नहीं थी इस तस्वीर की। इतना लेट क्यों लग गया, इतनी देर क्या लग गई कि दोनों मंच साझा अब जाकर कर रहे हैं जब 2 चरण के मतदान हो गए? आप अपना सवाल दोबारा से पूछ सकते हैं? रोली, इतनी देर क्यों लग गई? 2 चरण का मतदान हो चुका है यूपी में और अब जाकर मंच साझा कर रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत थी, ऐसा कौन सा अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी जो दोनों मंच साझा नहीं कर पा रहे थे? नहीं, देखिए, तीसरे चरण में ही चुनाव है क्योंकि मैनपुरी में, और आपको ये भी पता होगा कि जो रैलियां हो रही हैं, नहीं, ये तो बड़े नेता है ना, इनसे तो मैसेज पूरे प्रदेश को जाएगा, सिर्फ मैनपुरी की बात थोड़ी है। नहीं, जो रैलियां हो रही है उसका आकार प्रारूप भी इस तरीके से बनाया गया कि जब प्रथम जो चरण हमारी 8 सीटों का चुनाव जो पश्चिम में हुआ, तो रैली महापरिवर्तन की रैली और महागठबंधन की रैली पश्चिम से शुरू हुई। उसके बाद दूसरे चरण का जो चुनाव था, आगरा में मैं खुद रैली में शामिल थी, आगरा में हुआ। अब तीसरे चरण का चुनाव है जिसमें कि मैनपुरी आना है, कन्नौज आना है, एटा आना है, तो अब बदायूं आना है। तो तीसरे चरण की रैली के लिए था, ये हम लोगों का प्रारूप और रूपरेखा है। और ये जो गठबंधन है, क्या ये चुनाव बाद भी दिखाई देगा? हम सवाल यही उठा रहे हैं सबसे बड़ा कि ये जो गठबंधन है, क्या चुनाव बाद दिखाई देगा? ये निश्चित तौर पर दिखाई देगा। तो हम ये माने कि चुनाव बाद भी दिखाई देगा और 2022 का प्रारूप भी इसके आधार पर बनाया जाएगा। मैं यही पूछ रहा हूँ कि 2022 का चुनाव भी अब साथ साथ लड़ा जाएगा क्या? निश्चित तौर पर हमारी तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है कि हमारा पूरा जो हमने गठबंधन सोचा, इवन 2017 में ही हमारे यहाँ गठबंधन की रूपरेखा बना ली गई थी, जिसको कि मीडिया 1 साल तक कहती रही होगा नहीं होगा, हम लोगों से भी सवाल किए जाते रहे, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से नहीं। मैडम, मीडिया ने कहा, वो तो मुलायम सिंह यादव जी ने तो खुद संसद के भीतर कह दिया था, लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे दिया था। हम लोगों ने कहाँ बताया? नेताजी ने खुद कंफ्यूज किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, नेताजी का अगर आप काफी समय से अगर संसद में देखते रहे तो बड़े कुछ ही चंद लोग बचे हैं, चंद नाम ऐसे हैं, अटल जी के बाद शायद मुलायम सिंह यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो विपक्ष की भी तारीफ करते हैं और संसदीय मर्यादाओं को ध्यान में रख करके बात करते हैं। और एक बहुत साधारण सा उन्होंने सकारात्मक बात कही थी कि जो भी यहाँ पर संसद में चुन के आए, मैं कामना करता हूँ कि वो दोबारा संसद में चुन के आए, आप सभी लोग जो यहाँ पर हैं उनकी जीत हो। तो एक संसदीय मर्यादा होती है और इस तरीके की बात औपचारिक तौर पर संसद के अंतिम दिन में कही जाती है। राजीव जेटली जी, आपका रिएक्शन? 2022 के लिए भी चुनौती तैयार हो गई है, रोली कह रही है आपके लिए? नहीं, देखिए, अगर कोई एजेंडा होता इस गठबंधन का तो मैं जरूर कह सकता था इस बात को कि ये गठबंधन आगे भी रहेगा। ये गठबंधन किसी भी सूरत में आगे नहीं रह सकता। और अगर मायावती जी तो स्वप्न ले रही हैं प्रधानमंत्री बनने का, जो उनका कहना है, अगर मुलायम सिंह यादव जी अभी आगे भी रैलियां होनी है, किसी मंच से ये बात बोल के दिखा दें, मुझे लगता है जैसा प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं। अब आप अपना, मेरा तो जेटली जी से कहना है कि अब अपना जो भी फैला हुआ रायता है वहां से समेटे, क्योंकि अब स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हो चुकी है। प्रथम चरण का जो चुनाव था, सुन तो लीजिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दे क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? आप वो राजीव जी कह रहे हैं कि किस बात पर भरोसा करके आप पर भरोसा किया जाए कि गठबंधन आगे जाएगा? नहीं, राजीव जी का ये हेडेक ही नहीं, गठबंधन आगे जाएगा नहीं जाएगा। राजीव जी अपनी परिवार को संभाले, अपनी पार्टी को संभाले। चलिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बता दीजिए। राजीव जी का तो ये टेंशन ही नहीं होना चाहिए। पहले उनको ये टेंशन है गठबंधन होगा कि नहीं होगा। जब टेंशन, देखिए आपको बता दूं, संकेत बहुत बड़ी चीज होती। कल मैं एनडीटीवी पर बैठी थी, मैं देख रही थी कि मुकेश अंबानी जी मिलिंद देओड़ा की तारीफ कर रहे थे वहां पे मुंबई
आपके जहाँ से आप यूपी आइए ना, थोड़ा यूपी आइए ना लौट के, मैनपुरी की तस्वीर बताइए। यूपी आती हूँ। आज सभी चैनल में, जबकि आचार संहिता लगी हुई, आज सभी बड़े बड़े चैनल, शायद आपके चैनल ने भी किया होगा, चाहे वो आज हो या कितने भी बड़े चैनल हो, जितने भी बड़े चैनल हो, एनडीटीवी हो, बाकी चैनल से मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, जी हो, आप लोगों ने सभी ने लगभग 1.5 से 2 घंटे उस पूरी रैली का लाइव टेलीकास्ट किया। तो ये संकेत होते हैं कि महापरिवर्तन की जो बयान है, ये खुद मीडिया भी इस चीज को जानती है। दीपक जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि महापरिवर्तन की बयार उत्तर प्रदेश में चल गई। तीसरा चरण जो है उसमें एक भी नहीं मैम, हम जरूर मानते हैं, लेकिन बाहर हमने देखिए, पार्टी के लिए हमने रैली को तो कवर किया ही, हमने शिवपाल यादव से भी बात की। जो बोल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के मुंह में है, वो शिवपाल यादव के मुंह में क्यों नहीं है? परिवार तो अभी भी एक चुनौती बना हुआ है ना। वो तो कह रहे हैं कि मायावती की असलियत सब जानते हैं। देखिए, शिवपाल जी ने अलग पार्टी बना ली, उनकी राजनीतिक पर वो कह रहे हैं कि नेताजी के कहने पर बनाई पार्टी। उन्होंने अलग पार्टी बना ली। वो नेताजी से आशीर्वाद लेने अगर गए और उन्होंने कहा नेताजी मैं अलग पार्टी बनाना चाहता हूँ, नेताजी सबको आशीर्वाद देते हैं, नेताजी मुझे भी आशीर्वाद देते हैं। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको आशीर्वाद ही देते हैं, या तो आशीर्वाद देते हैं या सलाह देते हैं। उम्र के इस पड़ाव में जब एक व्यक्ति ने सैफई जैसे छोटे गांव में पहलवानी से और किसी स्कूल में पढ़ा करके अपने आप को उत्तर प्रदेश के इतने बड़े पटल पर और देश के इतने बड़े पटल पर स्थापित किया कि आज प्रधानमंत्री। ठीक है, ओके। अनिल जी रोली कह रही हैं कि नेताजी सबको आशीर्वाद देते हैं, तो किसका मतलब ये समझा जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनकर आने का जो आशीर्वाद दिया था, वो कहीं जो बीजेपी उसे आशीर्वाद के तौर पर कह रही थी, भुना रही थी, आज इन तस्वीरों से स्थिति अलग हो गई है क्या? देखिए, ये तो अब रोली जी से पूछना पड़ेगा कि क्या वो आशीर्वाद दिल से था या दिखावे का था। हाँ। अगर वाकई जैसे ये कह रही हैं कि सबको बहुत, अब वो वयोवृद्ध नेता तो हैं, वेटरन हैं, भारतीय राजनीति में सबसे सीनियर नेताओं में से एक वो हैं, तो वो इनका मानना है कि दिल से ही सबको आशीर्वाद देते हैं, तो फिर तो मुझे लगता है कि आज की गठबंधन की जो रैली हुई, तो एक ऐतिहासिक पटल शेयर किया गया मुलायम सिंह जी और मायावती, फिर तो उस पर भी सवालिया चिन्ह हो जाएगा। बहरहाल ये चीजें चलती रहती हैं, वाद विवाद तो होगा ही, लेकिन फिर आज की रैली पे मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आज की इम्पोर्टेंट घटना है। इसको बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं चिंता जरूर होगी इस चीज को लेकर के, चूंकि आज तक यही कहा जा रहा था क्या मुलायम और मायावती जी इकट्ठे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या मुलायम सिंह की रजामंदी इसमें है, इस अलायंस में कि नहीं है, उन चीजों को भी आज विराम लग गया है। हाँ, राजीव जेटली जी, रोली जी कह रही है नेताजी तो सबको आशीर्वाद दे देते हैं, और ऐसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद दे दिया था, ये तो उनका एक स्टाइल है। मैंने तो कहा थोड़ी देर पहले, बीच में रोली जी का एक आदत है ना बीच में शोर मचाने की, इसलिए मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मैंने कहा ये मायावती जी के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देके दिखाएं एक बार, आज नहीं अगली रैली में दिखाते हैं, उससे अगली में उन्होंने मायावती जी के जो रोली जी सुन तो लीजिए, आकाश, रोली जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आकाश जो मायावती जी का वहाँ मंच पर शेयर कर रहा था, उसको उन्होंने अपने पास बुलाया। नहीं, सुन लीजिए पहले, जेटली जी की बात सुन लीजिए। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तो सबसे बड़ी बात है, उनको जो उनकी मायावती जी की राजनीतिक विरासत को जो संभाल रहा है, उसको भी आशीर्वाद दिया उन्होंने। अब आप चाहे कुछ भी कहें, कोई भी शगुफे छोड़े, पर सच्चाई राजीव जी ये है कि अब आपके बाबा। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे रोली जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई, तो फिर किसके सर पर होगा नेताजी का हाथ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं उसमें किसको, जो सांसद हैं वो किसको चुनते हैं, वहां पर पूरी आपको पता ही है कोर कमेटी की मीटिंग होती है, मायावती जी बैठेंगी, अखिलेश जी बैठेंगे, और उस पर आगे विचार होगा कि केंद्र में हम लोग किसको अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, चेहरा चुनते हैं, ये आगे की बात है। नहीं, आप जैसा कह रही हैं कि आप पूरी तरह से जानती हैं नेताजी की राजनीति को, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके बता दीजिए कि किसके सर पर होगा। बचपन से मेरा पैतृक स्थान ही वहाँ है, तो मैं तो बचपन से नेताजी की राजनीति को देख रही हूँ। तो इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि किसके सर पर हाथ होगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से, जब भी लोगों ने ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया कि अखिलेश जी के प्रति उनका आशीर्वाद नहीं है, आप ये देखेंगे कि सर्वाधिक तौर पर अगर उन्होंने किसी को डांटने का काम किया, सार्वजनिक मंचों से सुझाव देने का काम किया, डांटा तो उन्होंने तब भी था जब बसपा से गठबंधन हुआ था। नाराजगी किसी के प्रति दिखाई तो अखिलेश जी के प्रति दिखाई। हाँ रोली, बिल्कुल ये नाराजगी तो तब भी थी। उन्होंने शक्ति स्थानांतरण भी अखिलेश जी को ही किया,
और वारिस और विरासत का स्वामी भी अखिलेश जी को बनाया। तो कुल मिलाकर के नेताजी एक बड़े राजनीतिक हैं, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अनिल जी, डांटा तो नेताजी ने अखिलेश यादव को तब भी था जब बसपा से गठबंधन हो गया था। उस समय उनका बड़ा बयान आया था कि अपने ही पार्टी को डुबो रहे हैं। अनिल जी साथ में हैं आप? फिर भी जी, हेलो। हाँ अनिल जी, मैं कह रहा हूं कि नेताजी ने डांटा तो अखिलेश यादव को तब भी था जब बसपा से गठबंधन हुआ था। उस समय उनका बयान भी आया था कि अपने ही पार्टी को डुबो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 चीजें थी उस वक्त जो मुलायम सिंह जी अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे थे। एक तो परिवार की आंतरिक कलह है उनके भाई के साथ भी कुछ कमिटमेंट रही होंगी जो दशकों से उनके साथ उनकी राजनीति को निभा रहे थे, साथ दे रहे थे। बेटे की बात भी है, भाई की है, बहू की है, न जाने क्या क्या है। तो कहीं उस दुविधा में से वो अपनी तरह से बड़े प्रखर वो राजनेता हैं। तो कहीं ना कहीं निकलने के लिए उन्होंने अपना एक तरीका अपनाया जो इसके लिए वो जाने भी जाते हैं, उनकी चिरपरिचित शैली है। तो उस दौरान वो खफा थे, वो नजर आ रहे थे कि अंतरकला या तो घर के अंदर इतनी ज्यादा थी। तो लेकिन मेरा ये मानना था, जो मैंने बाद में भी कहा, आपके चैनल पे भी 1-2 बार बहस में कहा, कि ये कह देना कि अलायंस हो रहा है और मुलायम सिंह जी बिल्कुल उसके हक में नहीं है, इसको मैं मानना जरा बहुत कठिन है। ओके दीपक जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। संक्षेप। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 विक्रमादित्य है जिसमें कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहा करते थे। जब आदरणीय अखिलेश जी ने अपने घर का चुनाव किया तो वो 4 विक्रमादित्य को चुना। और जब ये पारिवारिक कलह जो सामने मीडिया के सामने आया और इस पर जब तमाम चर्चाएं उल्टी सीधी होने लगी और लोग ये कहते थे, और मुझसे भी कई चैनल्स कहते थे कि भाई देखिए नेताजी का और अखिलेश जी का मिलना नहीं है, बिल्कुल आपस में बातचीत नहीं करते, मिलते नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि प्रिय पत्रकार बंधुओं, आप लोग 5 और 4 के घर के बाहर खड़े होकर के कैमरा लगाए ये वेट करते रहते कि कब नेताजी अखिलेश जी के घर जाए, अखिलेश जी और नेताजी के घर जाए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 और 4 विक्रमादित्य के घर के बीच में एक बड़ा सा दरवाजा है जिससे कि दोनों पिता पुत्र आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके बच्चे आपस में खेलने जाते हैं और शाम को अखिलेश जी के बच्चे तो मैं अचरज में हूं, फिर आप जनता का कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं करती हैं रोली जी? ये तो और बड़ा सवाल उठा रही हैं आप। अखिलेश यादव जी, ये तो और बड़ा सवाल उठा रही हैं आप के बिना। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव। ठीक है रोली जी, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोली तिवारी, राजीव जेटली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम मुलायम सिंह यादव ने आज जो कहा था वो भी जरा सुना देते हैं। उन्होंने क्या कहा? मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा मन से कि मायावती जी आई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आज मायावती जी का एहसान है कि वो हमारे बीच में आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा उनका सम्मान करने की अपील भी उन्होंने की। रैली को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बहुत दिनों के बाद वो और मायावती एक मंच पर आए हैं और ये खुशी की बात है। मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। और आदरणीय मायावती जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, अपनी तरफ। गुजरात की सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में वोटर्स भी तैयार हैं अपने नेता का चुनाव करने के लिए। इस बार अहमदाबाद के लोग किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, उनके मसाइल क्या हैं, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता अमित राजपूत ने। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान है शुरू हो चुका है। अलग अलग चरणों में देश के अलग अलग हिस्सों में मतदान हो रहा है। इस समय अहमदाबादियों की क्या राय है, हम सीधा ही उन्हीं से बात करेंगे। बहन जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप इस बार वोट करने वाली हैं? करप्शन जिस भी सरकार में कम हो वही सरकार चाहिए। जब से पिछले 5 साल से मोदी सरकार आई है, देश में विकास ही विकास हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट वो जो ओपिनियन है वो विकास के मुद्दे पर हम वोट डालेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजनेस से उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है और बीजेपी सरकार को मैं ये पर्सनली कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी सरकार आए इस बार तो वो बिजनेस के जो होलसेल डिवीज़न है, जो ज़्यादा करके जो रिटेल के आगे के जो बंदे हैं उनको सपोर्ट करे और जो जीएसटी के हिसाब से जो भी मार्केट डाउन हुआ है वो आगे बढ़ाए। एक्सपेक्टेशंस तो होंगी इस सरकार से बहुत सारी, क्योंकि 5 साल हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप? एक्सपेक्टेशन तो बहुत बढ़ रही है क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने थोड़ा कुछ जो करके दिखाया है जो पिछली गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। बट अब जो 5 साल आएंगे वो हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करें और करप्शन मिटाने में मदद करें। क्या संतुष्ट हैं पिछली गवर्नमेंट के कामकाज से?
नहीं, पिछली गवर्नमेंट से तो नहीं, लेकिन मोदी जी आए हैं जब से, तो 5 साल से अभी डेवलपमेंट, ये रोड, रास्ते, गांव में जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी तरह बेटर हुआ है। अभी मोदी जी को एक बार चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये बात थी अहमदाबाद की। अहमदाबाद से अहमदाबादियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के अंदर गुजरात का और देश का विकास हुआ है, व्यापार धंधे हैं वो बड़े हैं और कहीं ना कहीं इस सरकार से और उम्मीदें जगी हैं। कैमरा पर्सन अमित मकवाना के साथ अमित राजपूत, जी मीडिया, अहमदाबाद। और इधर राजस्थान के अजमेर लोकसभा के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, इसी में से एक है किशनगढ़। किशनगढ़ को राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। यह शहर मार्बल उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए खास तौर पर जाना जाता है। हमारे संवाददाता मनवीर सिंह ने जानना चाहा, मार्बल कारोबारियों को नई सरकार से क्या उम्मीद है, साथ ही मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज को वो कैसे देखते हैं। चौपाल में बात आज उस किशनगढ़ की जो पूरे देश में मार्बल व्यवसाय के चलते अपनी एक अलग पहचान रखता है। राजस्थान में सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यदि किसी एक सेक्टर से मिलता है तो वो मार्बल सेक्टर है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार से इनकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो अपेक्षाएं पूरी हुई और अगर नहीं हुई तो उसके पीछे की वजह क्या थी। सर, जब से ये जीएसटी लगी है तब से मार्बल उद्योग काफ़ी नीचे की ओर गिरा है। और यहाँ किशनगढ़ में आज जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है वो शायद मेरे हिसाब से मार्बल उद्योग से मिलती होगी। और यहाँ हजारों लाखों लेबर गांवों से आती है, लेकिन आज जीएसटी के बाद ये उद्योग पूरी तरह से ठप हो चुका है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी जो स्लैब है ना 18 से, उसको 18 से घटा के 12% करे, ताकि यहाँ से व्यापार वापस रेगुलर चालू हो सके और लोगों को वापस व्यापार मिल सके। क्या लगता है जो सरकार का संरक्षण इस उद्योग को होना चाहिए था वो मिल पाया? वैसे तो सरकार की तरफ से हमें सहयोग तो मिलता ही है, पर फिर भी कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे हमारा माल यहाँ से उड़ीसा के लिए जा रहा है, आगरा से होके जाता है जैसे ये माल, तो आगरा वाले जीएसटी वाले हमारे साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। मतलब गाड़ी को रोकना, हमारा बिल पूरा है तो उनके नए कानून बनाते हैं। हमारा जो पैमाना है, जो मेजरमेंट का एक सिस्टम है, उसको वो मानते नहीं है। सीधा बोलते हैं कि आपके 5 लाख की पेनल्टी है, 4 लाख की पेनल्टी है, ऐसा बिल है, ये बिल है। इससे हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमारा कोई भी माल बाहर जाता है, अगर माल हमारा उड़ीसा जा रहा है, राजस्थान से माल जा रहा है और उड़ीसा जा रहा है, तो यूपी वाले को उससे क्या मतलब है? बिना मतलब वो हमारी गाड़ियों को रोकते हैं और हमको परेशान करते हैं। सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं इस उद्योग को हैं? अपेक्षा तो बहुत सारी है सरकार से, लेकिन कम से कम जीएसटी जो 18 से 12 करना वाजिब बात है। नहीं तो जो अपने मार्बल आज के तारीख में बहुत कमज़ोर होती जा रही है दिन पे दिन। और जो रास्ते में जो भारी प्रॉब्लम अभी बताए भाई साहब हमने, उसके तरफ थोड़ा ध्यान दे सरकार। जीएसटी का जो स्लैब है ना वो लोकल का डाउन होना चाहिए, और जो इम्पोर्टेड का है वो तो 18% रखे, और जो लोकल माल है वो 12% में कवर करना चाहिए। इनको लोकल और इम्पोर्टेड अभी दोनों 18% ही है। इसी के साथ चुनाव इंडिया का के आज के एपिसोड में इतना ही।